नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद्यार्थी में स्वागत करता हूं। आपके समक्ष शिक्षण अधिगम सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आया था। आज उसी के क्रम में आज तीसरा क्लास है, बहुविकल्पी का तीसरा क्लास है। आज के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। क्या है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत? शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का शिक्षण छात्रों की कठिनाइयों का पता कैसे लगाता है, बताइए। कक्षा कार्य या अभ्यास द्वारा, कक्षा कार्य या अभ्यास द्वारा, सच सच नहीं है, सत्र है। क्या है? सत्र। सत्र परीक्षा के परिणाम के द्वारा, कक्षा में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न के प्राप्त उत्तर द्वारा। बताइए आप लोग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? आप लोग ये बताइए। उपचारात्मक शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिससे शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाता है। पहले जिससे शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाता है, उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि जो कक्षा कार्य तथा अभ्यास के द्वारा, जी हाँ, कक्षा कार्य, शिक्षक मतलब जो छात्र है, छात्र जो है, सॉरी, जो शिक्षक है वो छात्रों को कक्षा कार्य और अभ्यास कार्य के द्वारा उसकी कठिनाइयों का पता लगाता है। सही है। सत्र सत्र परीक्षा के परिणाम के द्वारा, सत्र परीक्षा के परिणाम के द्वारा, जी हाँ, जो 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 परीक्षा मतलब वर्षों के अंत में जो परीक्षा होता है, जो परिणाम आता है, उसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। कौन सा बालक कितना नंबर पाया है, किस स्तर का है, इससे कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। और एक बार और है, ए आ बा दो तीनों सही है, आबासा तीनों सही है। कक्षा में छात्रों से पूछे जाने वाले प्रश्न प्राप्त उत्तर द्वारा, अगर शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है तो वह उसका उत्तर देता है। कक्षा में शिक्षक जो प्रश्न पूछता है, छात्र उसका उत्तर देते हैं, उससे भी उनके कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। मतलब उपर्युक्त सभी सही है। क्या? उपर्युक्त सभी सही है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है बाल केंद्रित शिक्षण के। जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है वह उसकी प्रमुखता दी जाती है। किससे दी जाती है, बताइए। बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के द्वारा। बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता के द्वारा। शिक्षक के उत्कृष्ट व्याख्यान की, लेखन कार्य की, या उपयुक्त सभी की। बताइए किससे की जाती है? बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है, बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब बालक को केंद्र मानकर जो शिक्षा हमें दी जाती है वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। इसमें जो बालक होता है वह सक्रिय होता है। जो बालक होता है वह क्या होता है? सक्रिय होता है। इसमें देखिए क्या है, कहा गया है ऑप्शन आ वाला, कि बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता। बालक की आवश्यकता क्या है? बालक जो है किसमें रुचि, का किसमें रुचि है, बालक की जो क्षमता क्या है, यह बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बा वाला, शिक्षण के उत्कृष्ट, जो सॉरी शिक्षक के उत्कृष्ट व्याख्या की। जो शिक्षक, वैसे तो व्याख्या इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन व्याख्या है, जो उच्च क्लास वाले होते हैं, जो उच्च कक्षा के होते हैं, वो व्याख्या के लिए, उनके लिए यहाँ बात की गई है। शिक्षक जो उत्कृष्ट मतलब जो शिक्षक की व्याख्या होनी चाहिए वह भव्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। इससे बाल केंद्रित शिक्षण की प्रमुखता दी जाती है। जो लेखनकार है, जो शिक्षण का या बालक का जो लेखनकार है वह भी सरल होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए।
बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब है बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये क्या है? उपयुक्त सभी सही है। क्या है? उपयुक्त सभी सही है। चलिए दूसरा देखिए। तीसरा नंबर है शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां का संबंध कैसे है? बताइए। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का संबंध है। वार्तालाप से, चिंतन से, अक्षर कूद से, या कदम ताल से? बताइए किससे है? बताइए आप। वार्तालाप से हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्दों का शब्दों का विकास होगा। बच्चों के इसमें सिर्फ शब्दों का विकास होगा। किसका? शब्दों का। चिंतन से सिर्फ मानसिक विकास होगा। क्या होगा? मानसिक विकास होगा। चिंतन से क्या होगा? मानसिक विकास होगा बच्चों का। अक्षर कूद से, हाँ, अक्षर कूद से बच्चों का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, दोनों का विकास होगा। अक्षर कूद बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए 44 नंबर है। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? बताइए आप लोग। देखिए, जो यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण जो शिक्षा का कार्यक्रम है, इसमें इसका मुख्य बात यह है कि हर बच्चे को हर बच्चे को जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके तक उनके तक शिक्षा को पहुंचाना, यही यूनिसेफ वित्त पोषित पूर्ण शिक्षा का कार्यक्रम है। यह कब प्रारंभ किया गया था? यह 1994 में प्रारंभ किया गया था। किसमें? 1994 में। यह 1994 में प्रारंभ किया गया था। चलिए दूसरा देखिए। देखिए दूसरा 45 नंबर है। छात्रों की त्रुटियों का निवारण किया जाता है। बताइए। जो छात्र हैं उनकी त्रुटियों का निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? दक्षता आधारित शिक्षा द्वारा। क्या दक्षता आधारित शिक्षा द्वारा, बहुस्तरीय शिक्षा द्वारा, या उपचयनात्मक शिक्षा द्वारा, या बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा? बताइए हम कैसे निवारण कर सकते हैं छात्रों की त्रुटियों का? देखिए, जो छात्र होते हैं उनकी त्रुटियां हम कैसे पता करते हैं? जब तक उनके बारे में हम जानकारी नहीं ले पाते। अगर हमें छात्रों की त्रुटियों का निवारण करना है, तो पहले छात्रों के विषय में, जो छात्र हैं छात्रों के विषय में जानकारी लेना है। छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करना पहली बात। क्या? जानकारी प्राप्त करना। जब हम छात्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि मतलब इसमें क्या कमी है, छात्रों में क्या कमी है, कौन सी कमी है, उसको दूर करेंगे। यह उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। या क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि छात्रों की जो त्रुटियों का निवारण किया जाता है, वह उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा किया जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है
जो सूक्ष्म शिक्षण है वह एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को यह अपेक्षा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में, देखिए यहाँ लिखा गया है, थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट प्रशिक्षण कौशल के माध्यम से सिखाया जाए। यह कथन किसका, बताइए, यह कथन किसका है? प्रोफेसर एलन का है, के पासी का है, कि किल पैट्रिक का है, कि पार्कर का है? नीचे लिखा गया है पार्कर, उसको देखिए दिखा दे रहे हैं, ये पार्कर का, बताइए किसका है? देखिए इसमें जो बात कही गई है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अपेक्षा रखती है कि छात्र को किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े से समय में एक विशिष्ट प्रशिक्षण कौशल के माध्यम से सिखाया जाए। यह किसका है, बताइए? यह किसका है? के पासी का है। किसका है? के पासी महोदय ने कहा था। कौन कहा था? के पासी महोदय ने। चलिए दूसरा देखिए, सैतालीस नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, बताइए? देखिए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, बताइए? सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? बताइए सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? देखिए सूक्ष्म शिक्षण ये होता है कि शिक्षण के शिक्षण के शिक्षण के जटिल से जटिल समस्याओं को छोटा एवं सरल करके सरल करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना ही सूक्ष्म शिक्षण है। प्रस्तुत करना ही सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण है, क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। इससे बच्चों को स्पष्ट एवं सरल द्वारा समझाया जाता है, मतलब स्पष्ट हो जाता है बच्चों को, जो पाठ या जो शिक्षण पढ़ाया जाए वह स्पष्ट हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यही क्या है? सूक्ष्म शिक्षण। यह किसने दिया था? या एलन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? एलन महोदय ने। या किसने दिया था? एलन महोदय ने दिया था। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण की युक्ति या तकनीकी क्या है? युक्ति या तकनीकी क्या, बताइए? सूक्ष्म शिक्षण की युक्ति या तकनीकी क्या है? व्यवहार की है, कि अनुदेशन की है, कि प्रशिक्षण की है, कि शिक्षण की है? देखिए जो इसकी तकनीकी है, सूक्ष्म शिक्षण की जो तकनीकी है वो क्या है? प्रशिक्षण की है। क्या है? प्रशिक्षण की है। किसकी है? प्रशिक्षण की है। चलिए दूसरा देखिए, 49 नंबर है, शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा में जिसे शिक्षक अपने कक्षा में या जिसे शिक्षक अपने कक्षा में शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रिया की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिसे शिक्षक अपनी कक्षा विधियों में निरंतर प्रयोग में लाता है। यह कथन किसका है, बताइए? प्रोफेसर के पासी का है, पार्कर का है, कि पूरा ऑप्शन देखिए।
प्रोफेसर के पासी का है कि पार्कर का है कि एलन का है, और ये क्या है, सी वाला क्या है, सी वाला एन एल गेज क्या है, एन एल गेज है, एन एल गेज की कर है, एन किसका है, एन एल गेज का है। बताइए किसका है, यह कथन किसका है, यह कथन एन एल गेज महोदय का है। यह कथन किसका है, एन एल गेज महोदय का है। चलिए दूसरा देखिए, 50 नंबर है, प्रश्न कौशल से शिक्षण प्रश्न कौशल से शिक्षण का विकास तभी संभव है जब प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, प्रासंगिक हो, भाषा बोधगम्य हो या उपर्युक्त सभी हो। बताइए क्या हो, बताइए, भाषा बोधगम्य हो क्या हो। देखिए जो प्रश्न कौशल होता है, प्रश्न कौशल में जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं, प्रश्न कौशल में जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। जो प्रश्न का मैटर हो, जो प्रश्न हो वह सरल एवं बोधगम्य हो और स्पष्ट हो। क्या हो, सरल हो व स्पष्ट हो, प्रासंगिक भी हो, क्या हो, प्रासंगिक भी हो, और जो भाषा हो, जो भाषा हो वह बोधगम्य हो, बच्चों के लायक हो, बच्चों के समझ में आना चाहिए। यही प्रश्न कौशल का, यही प्रश्न शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। उपयुक्त सभी है, क्या है, उपयुक्त सभी है। चलिए दूसरा देखिए, ये पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। देखिए पुनर्बलन कौशल दो प्रकार के होते हैं, पुनर्बलन कौशल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक कौशल, एक होता है धनात्मक कौशल और एक होता है ऋणात्मक कौशल। धनात्मक कौशल में पुरस्कार है, प्रशंसा है, शाबाशी है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, शाबाशी है। और इसमें ऋणात्मक में क्या है, डांटना है, फटकारना है, मारना है, क्या है, मारना है। अगर आप बच्चे को मारेंगे वो भी क्या होगा, ऋणात्मक कौशल में आ जाएगा। धनात्मक कौशल क्या है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, शाबाशी है, ये सब क्या है, ये सब पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। इसमें आभासा दोनों सही है। चलिए दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर 52 है। बताइए प्रश्न नंबर 52 कौन सा है। प्रश्न नंबर 52 है, प्रस्तावना कौशल की विशेषता है। प्रस्तावना कौशल की विशेषता क्या है, यह पाठ के विकास में सहायक हो, यह पाठ की भूमिका होती है, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। उपयुक्त सभी, क्या बताइए, जी हाँ। देखिए यह पाठ के विकास में सहायक हो, सही बात है। प्रस्तावना कौशल का मतलब है यह हमारे पाठ के विकास में सहायक होती है। यह पाठ की भूमिका होती है, यह पाठ की भूमिका हाँ होती है, जी हाँ। प्रस्तावना कौशल के माध्यम से हमारी जो पाठ की भूमिका होती है, प्रस्तावना कौशल के माध्यम से हमारी जो पाठ की वह भूमिका होती है। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, इसी के ज्ञान के माध्यम से, प्रस्तावना के ज्ञान के माध्यम से हमारी जो पूर्वी जो अगला ज्ञान होता है उसी से संबंधित होता है। मतलब यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। यह सभी सही है, उपयुक्त सभी, इसमें सभी सही है। चलिए दूसरा देखिए, देखिए 53 नंबर है, अधिगम क्या है। बताइए अधिगम क्या है। अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है, अधिगम जो है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है, अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इसमें दो जन से अधिक अगर लोग हैं तो वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया आपस में होती रहती है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। चलिए दूसरा देखिए, 54 नंबर है, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना
किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, बताइए। यह देखिए, यह जो शिक्षा नीति 1986 वाला शिक्षा नीति था, जो 1986 वाला शिक्षा नीति था, इसी के माध्यम से अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना की गई थी। देखिए 55 नंबर है, अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया था। यह जो है डॉक्टर आर्यन दवे समिति के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। 1986 ईस्वी में डॉक्टर आर्यन दवे समिति के द्वारा किया गया था। चलिए दूसरा देखिए। देखिए 56 नंबर है, क्या 56 नंबर है, प्रारंभिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, बताइए। देखिए उन्होंने 3 विषय में, कितने 3 विषय में किया था। पहले गणित, पहला क्या था? पहला गणित शिक्षण था। क्या था? गणित शिक्षण। दूसरा क्या था? भाषा शिक्षण था। दूसरा क्या था? भाषा शिक्षण था। तीसरा क्या था? पर्यावरण शिक्षण। तीसरा क्या था? पर्यावरण शिक्षण था। तीसरा क्या था? पर्यावरण शिक्षण था। यही तीनों में इन्होंने अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। चलिए देखिए दूसरा। इसमें उपयुक्त सभी सही है। क्या है? उपयुक्त सभी सही है। देखिए ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव का संबंध क्या है, पहले बताइए आप लोग। जो अधिगम अनुभव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जो अधिगम अनुभव होते हैं वो, इनका कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। पहला जो हुआ है ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव। ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव। दूसरा है क्रियात्मक। क्या है? क्रियात्मक अधिगम अनुभव। तीसरा है भावात्मक। तीसरा है भावात्मक। तीसरा क्या है? भावात्मक अधिगम अनुभव। देखिए जो ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव है उसके अंतर्गत हमें जानना भी, समझना भी और विवेचन करना भी, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, यह सभी उसी के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक अधिगम अनुभव के अंतर्गत जानना, समझना, विवेचन करना मतलब विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, और जो सबसे अंतिम बात है वो मूल्यांकन करना, इसी के अंतर्गत आता है। मतलब उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? प्रोवेल है, महात्मा गांधी है, जॉन डेवी है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, आइए कौन है? देखिए बुनियादी शिक्षा क्या होती है? बुनियादी शिक्षा वह होती है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे। क्या? बच्चों का सर्वांगीण विकास करे, शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे एवं नैतिक विकास,
मतलब जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करे वही क्या होती है, बुनियादी शिक्षा होती है। इसे किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने इसे नई तालीम की संज्ञा दी है। इसे क्या दी है, नई तालीम। नई तालीम, नई तालीम की संज्ञा इसे महात्मा गांधी ने दी है। क्या, बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा भी कहा जाता है। या किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए दूसरा देखिए। देखिए 59 नंबर है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से, बालक प्रश्न पूछे जाने के बजाय पूछे जाने से अधिक सीखता है। यह कथन किसका है, गुड का है, महात्मा गांधी का है, विवेकानंद का है, क्या है, रूसो का है, किसका बताइए। देखिए ब्रस रूसो महोदय जी ने कहा है, रूसो महोदय जी ने कहा बच्चों से प्रश्न ना पूछिए, बच्चों से प्रश्न ना पूछिए, बल्कि उनको प्रश्न पूछने दीजिए। मतलब बच्चे जो है वह शिक्षक से प्रश्न पूछे, इससे जो बच्चा हो वह अधिक सीखता है। इससे जो बच्चा है वह अधिक सीखता है। या किसने कहा था, या रूसो महोदय ने कहा था। किसने कहा था, या रूसो महोदय ने कहा था। चलिए दूसरा देखिए। देखिए इसमें पूछा है उपचारात्मक शिक्षण क्या है। समान बालकों उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? इसमें पूछा गया है समान बालकों के लिए है क्या, क्या अति बुद्धिमान बालकों के लिए है, ये तो होगा नहीं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, क्या, जो शैक्षिक मतलब शिक्षा के रूप में जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, जिनके यहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, जो शिक्षा से वंचित है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण है। उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, यही वाला सही है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। चलिए दूसरा देखिए। देखिए पावलो ने अपना प्रयोग किस किस पर किया था बताइए। चूहों पर कौन किया था, चूहों पर स्किनर महोदय ने किया था। किसने, स्किनर महोदय ने। चूहों पर किसने किया था, स्किनर महोदय ने किया था, बताइए। चूहों पर किसने किया था, स्किनर महोदय ने किया था। देखिए चूहों पर स्किनर महोदय ने किया था। बिल्ली पर किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक किस पे किए थे, बिल्ली पे किए थे। कोहलर और कोफा किसने किया था, कोहलर कोफा, कोहल और कोफा किस पे किए थे, बनमानुस पे, बनमानुस पे। बनमानुस का क्या नाम था, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान नाम का बनमानुस था। और क्या, स्किनर पावलो, जो पावलो थे किस पे किए थे, कुत्ता पे, कुत्ता पे। किस पे किए थे, समझ में आ गया। पावलो अपना प्रयोग किस पे किए थे, कुत्ता पर किए थे। किस पे किए थे, कुत्ता पर किए थे। चलिए, चलिए दूसरा देखिए। देखिए सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया था बताइए। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया था बताइए। स्किनर महोदय ने दिया था, कोहलर महोदय ने दिया था, गुड ने दिया था, कि थॉर्नडाइक ने दिया था, किसने दिया था। देखिए स्किनर महोदय ने क्या दिया था, कोहलर महोदय ने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था। जो कोहलर दिए थे वो सूझ का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे, सूझ का सिद्धांत।
इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत, सॉरी, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत स्किनर ने क्या दिया था? स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का, क्रिया प्रसूत का। स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत का दिया था। थार्नडाइक ने दिया था, दो नियम दिया था, एक सॉरी, एक गौड़ का नियम दिया था, एक मुख्य नियम दिया था। जो उनका मुख्य नियम था, जो इनका उनका मुख्य नियम था, मुख्य नियम कितना था? 3 था। मुख्य नियम क्या था? 3 था। पहला क्या था? पहला अभ्यास का नियम था। क्या था पहला? अभ्यास का नियम। दूसरा क्या था? तत्परता का नियम। दूसरा क्या था? तत्परता का नियम। तीसरा क्या था? तीसरा था प्रभाव का नियम। तीसरा क्या था? प्रभाव का नियम। थार्नडाइक महोदय ने सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था। 2 नियम दिया था। पहला नियम था मुख्य नियम, दूसरा नियम था गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम दिए, गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम दिए। समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए। देखिए TLM। TLM क्या होता है? TLM। TLM इसका पूरा नाम क्या है? टीचिंग लेवल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लेबर मटेरियल, इनमें से कोई नहीं। क्या बताइए आप लोग? देखिए जो TLM है, इसका पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। जो TLM को है, TLM को बहुत से प्रकार बताए गए थे। TLM के प्रकार बताए गए थे, इनमें से 3 प्रकार थे। TLM के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। एक श्रव्य था, एक क्या था? श्रव्य था, एक था दृश्य था, एक दृश्य था, और जो तीसरा था वो क्या था? श्रव्य दृश्य दोनों था। श्रव्य दृश्य दोनों था। श्रव्य के अंतर्गत जो सुन नहीं सकते थे, जो सुनने में जिनको दिक्कत था, जिनको सुनने में कठिनाइयाँ था, वो श्रव्य के अंतर्गत आते थे। जिनको देखने में कठिनाइयाँ था, वो दृश्य के अंतर्गत आते थे। और जिनको सुनने और देखने में दोनों को कठिनाइयाँ था, वो क्या? श्रव्य दृश्य दोनों के अंतर्गत आते थे। इसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। क्या इसका पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल था। अच्छा, इसका महत्व आप लोग बताइए। TLM का महत्व क्या होता है? बताइए, TLM का महत्व क्या होता है? यह देखिए, यह सीखने या सिखाने में आसान था। इसका जो महत्व था, यह सीखने सिखाने में आसान था। जो महत्व था, यह सीखने सिखाने में आसान था। सीखने सिखाने में आसान था। यह सीखने सिखाने में आसान था। यह रुचि पैदा करता था, मतलब बच्चों के प्रति रुचि पैदा करता था। रुचि पैदा करता था।
बच्चों के प्रति रुचि पैदा करता था। यह अस्थाई था, मतलब अगर इसके माध्यम से कोई शिक्षा ग्रहण करता था वह अस्थाई हो जाता था। क्या था? अस्थाई था, अस्थाई था। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 64 नंबर है, 64 नंबर है। उपचारात्मक शिक्षण किन कक्षाओं के लिए उपयोगी था? बताइए आप लोग। उपचारात्मक शिक्षण जो है वह किन कक्षाओं के लिए उपयोगी था? कक्षा 2 से 3 के लिए, कक्षा 3 से 6 के लिए, आवाबा दोनों के लिए। देखिए वैसे तो जो उपचारात्मक शिक्षण है वह प्राइमरी के लिए, मतलब जो बच्चे थे, छोटे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण अनिवार्य है। लेकिन इसमें उत्तर कक्षा 2 या 3 माना है। इसमें उत्तर क्या माना है? कक्षा 2 या 3 माना है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा और आखिरी प्रश्न है। खेलविद, खेलविद पर आधारित शिक्षण पद्धति है। मतलब कौन सी ऐसी शिक्षण पद्धति है जो खेलविद पर आधारित है? देखिए, डाल्टन विधि पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या उपयुक्त सभी। बताइए आप लोग कौन सी ऐसी, इसमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जो खेलविद पर आधारित है? देखिए, जो डाल्टन पद्धति था वह किसने दिया था? जो डाल्टन पद्धति था वह किसने दिया था? बताइए आप लोग। जो डाल्टन पद्धति था वह किसने दिया था? हेलेन पार्क, हेलन पार्क हर्ट्स, इन्होंने डाल्टन पद्धति दिया था। मॉन्टेसरी पद्धति किसने दिया था? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। किसने दिया था? मारिया मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी ने। जो किंडरगार्टन था या किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। एक था प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया? आप लोग बताइए। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? बताइए आप लोग। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था? बताइए। या किसने दिया था? जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने। जॉन डीवी जॉन डीवी और उनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक, किलपैट्रिक, इन्होंने ही प्रोजेक्ट विध दिया था। ये सब क्या है? खेल विधि है। डाल्टन पद्धति भी खेल विधि है, मॉन्टेसरी पद्धति भी है, किंडरगार्टन पद्धति भी है और उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी है, ये सभी है। और प्रोजेक्ट विधि ये भी खेल पद्धति विधि है। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए, जिससे वो लोग अपनी परीक्षाओं को पूर्ण कर सकें। अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।